हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेठ में। दोस्तों, आगामी परीक्षा के लिए जो साइंस की श्रृंखला चल रही थी, उसके लिए आज का हमारा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है साउंड, ध्वनि। आप सभी लोग तैयारी करते हैं, आपको इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस पता है कि इससे कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो एक नजर डाल लेते हैं कि आज हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि तरंग क्या होता है, वेव। दूसरा है तरंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेव। तीसरा है ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव। चौथा पॉइंट है तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ। पांचवा है आवृत्ति एवं आयाम यानी फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। छठा पॉइंट है आवर्तकाल, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। फिर ध्वनि संचरण, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। ध्वनि में परावर्तन, रिफ्लेक्शन इन साउंड। प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि को बोलते हैं इको। अनुरणन, रिवर्बरेशन। श्रव्यता का परिसर, रेंज ऑफ हियरिंग। प्रतिध्वनि, अच्छा प्रतिध्वनि हो चुका है एक बार। फिर आज का आखिरी टॉपिक रहेगा सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। तो इतने टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम गवाए इसको आज हम शुरू करते हैं। तो जो हमें आज पहला टॉपिक पढ़ना है, तरंग। सबसे पहले जानते हैं कि तरंग क्या होता है। तो तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न हलचल या विक्षोभ है। किसी माध्यम में उत्पन्न हलचल या विक्षोभ है। ये किसी तरीके का डिस्टरबेंस है जो कि किसी मीडियम में प्रोड्यूस होता है। जैसे यहां हवा है, अगर हम लोग सब शांत है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर थोड़ा सा फूंक दे तो हवा के कण जो है वो कंपन की स्थिति में आ जाएंगे और एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहां पर एक वेव जनरेट होगा। नदी का पानी है, उसमें एक कंकड़ मार दीजिए, वहां रिपल्स बनने लगेंगे, लहरें उत्पन्न होती है ना, वो भी क्या है, एक तरीके की तरंग है। तो ये जो तरंग होता है एक हलचल या विक्षोभ है। अब हम बात करते हैं तरंग के प्रकार की। तो तरंग जो है वो बेसिकली तीन तरह के होते हैं। एक है यांत्रिक तरंग, एक होता है विद्युत चुंबकीय तरंग, और तीसरा होता है द्रव्य तरंग। जो यांत्रिक तरंग है इसको पुनः दो भागों में बांटा गया है। एक होता है अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा होता है अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है। तो बेसिकली करंट कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के, यांत्रिक तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग और द्रव्य तरंग। अब सुनिए, यांत्रिक तरंग क्या होते हैं? वे तरंग जिनके चलने के लिए किसी मैकेनिकल मीडियम या यांत्रिक माध्यम की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं यांत्रिक तरंग। वे तरंग जिनके चलने के लिए किसी यांत्रिक माध्यम या मैकेनिकल मीडियम की जरूरत होती है उसे बोलते हैं यांत्रिक तरंग। जैसे रस्सी को एक किसी दीवार में या किसी एक खूंटी से बांध दीजिए और दूसरे हाथ में उसको पकड़ के झटका मारिए तो रस्सी में एक ऐसी तरंग उत्पन्न होती है ना, वो क्या है, वो एक यांत्रिक तरंग है, क्योंकि उसके लिए एक मीडियम की जरूरत थी। और वो मीडियम कौन प्रोवाइड किया है? वो मीडियम प्रोवाइड किया है एयर। इसी तरीके जल में अगर आप कंकड़ फेंक रहे हो तो जो जल तरंग उत्पन्न होती है वो भी यांत्रिक तरंग है। इवन जो हम लोग बोल रहे हैं ध्वनि तरंग, ये भी एक यांत्रिक तरंग के अंतर्गत आती है। तो सारी तरंगे यांत्रिक तरंग के अंतर्गत आ गई। अब इस यांत्रिक तरंग को दो भागों में बांटा गया है। एक जो है वो आपका अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग के केस में आप याद रखिएगा, अच्छा इसको भी डिस्कस करते हैं, फिलहाल इन दोनों की बात कर लेते हैं।
विद्युत चुंबकीय तरंग, वे तरंगे जिनके चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, यानी ये निर्वात में भी चल सकते हैं, उन्हें कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। अब जितने जैसे प्रकाश किरणें, प्रकाश तरंगे, यूवी या यूवी हटाइए, रेडियो वेव कह दीजिए, रेडियो तरंगे, इसके बाद जो आपका है एक्स रेज, और भी माइक्रो तरंगे हुआ, और ये सब जो है तरंगे जिनके चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, वो सब विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत आते हैं। जैसे ऊष्मा भी, ऊष्मीय तरंगे भी जिसके अंतर्गत आ सकती हैं, क्योंकि सूर्य से जो प्रकाश किरणें चलती हैं वो अपने साथ ऊष्मा भी लेकर आती हैं, तो वो भी तो निर्वात से होकर आती हैं। तो ऐसी तरंगे जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। और जो द्रव्य तरंगे हैं, ये किसी गतिशील आवेश से संबद्ध होती है, आवेश से संबद्ध होती हैं। जैसे गतिशील इलेक्ट्रॉन, गतिशील प्रोटॉन हुआ, या न्यूट्रॉन हुआ, या अल्फा कण है, ये सब जब गति की अवस्था में रहते हैं तो इनसे संबद्ध जो तरंगे होती हैं उसको बोलते हैं द्रव्य तरंगे या मैटर वेव। अच्छा, द्रव्य तरंगों की खोज जिस साइंटिस्ट ने किया था उसका नाम है डी ब्रॉगली। इसकी खोज जिसने किया है उसका नाम है डी ब्रॉगली, तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे हमारे अगले जो हैं, अब हम बात कर लेते हैं अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों की, क्योंकि बेसिकली जो है हमें इन्हीं से काम है। अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगों का मतलब हो गया आपका ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। तो इनके इसमें आप ध्यान रखिएगा, ये तरंगे श्रृंग और गर्त के रूप में चलती हैं, श्रृंग और गर्त के रूप में चलती हैं, और यहां से यहां तक के बीच की दूरी को एक वेवलेंथ, या हम कह सकते हैं यहां से यहां तक के दो क्रमागत गर्त या दो क्रमागत श्रृंग के बीच की भी दूरी को हम तरंगदैर्ध्य कहेंगे। तो फिलहाल ध्यान रखिएगा कि अनुप्रस्थ तरंगे जो हैं ये आपका ठोस व द्रव के पृष्ठ पर उत्पन्न हो सकते हैं। इसका मतलब है कि ये द्रव के अंदर नहीं उत्पन्न होंगे और गैसों में भी उत्पन्न नहीं होंगे, ये केवल ठोस और द्रव के पृष्ठ पर उत्पन्न हो सकते हैं। ठोस में तो पूरा उत्पन्न होंगे और द्रव के पृष्ठ पर भी उत्पन्न हो सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल जो है वो आपका है जल तरंगे, रस्सी में उत्पन्न तरंगे या धात्विक तार में उत्पन्न तरंगे इत्यादि। ऐसे बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन बेसिकली ये दो जो एग्जाम्पल हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप इसको ध्यान रखिएगा कि ये तरंगे जो है वो श्रृंग और गर्त के रूप में चलती हैं। श्रृंग जो है वो सबसे ऊपर का भाग होता है, सबसे उच्च बिंदु पर तरंग का सबसे उच्च बिंदु श्रृंग कहलाता है, और तरंग का सबसे निम्न बिंदु जो है वो गर्त कहलाता है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे। अब बात करते हैं अनुदैर्ध्य तरंगों की, तो इसको आप देख लीजिए फटाफट। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अनुदैर्ध्य तरंगों की।
अनुदैर्ध्य तरंगे। जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं ये ठोस, द्रव, गैस सब में चल सकती है, संचरित हो सकती है। ठोस, द्रव व गैस तीनों में संचरित हो सकती हैं। और अच्छा, ठोस, द्रव, गैस तीनों में संचरित हो सकती हैं। साथ ही साथ ये संपीड़न व विरलन के फॉर्म में चलती हैं। संपीड़न व विरलन के रूप में चलती हैं। जो अनुप्रस्थ तरंगे थी वो श्रृंग और गर्त के रूप में चलती थी, ये संपीड़न और विरलन के रूप में चलती हैं। संपीड़न और विरलन क्या होता है आप समझिए इस चीज को। जैसे आपने किसी माध्यम में हलचल या विक्षोभ उत्पन्न कराया, तो माध्यम के कण जहां पास पास होंगे वो हिस्सा संपीड़न कहलाएगा, और माध्यम के कण जहां जहां दूर दूर होंगे वो हिस्सा विरलन कहलाएगा। तो यहां पर जैसे आप देख सकते हैं, यहां इतना हिस्सा जो है इसमें माध्यम के कण पास पास हैं, तो ये आपका संपीड़न कहलाएगा। ये हिस्सा माध्यम के कण दूर दूर हैं, तो ये विरलन कहलाएगा। विरलन क्लियर है। इसका एग्जाम्पल जो है वो आपका है ध्वनि तरंग। अब हम अपने बेसिक टॉपिक पर आ सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं ध्वनि। ध्वनि की कि ध्वनि क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है, तमाम ऐसी बातें। किसी वस्तु में जब कंपन उत्पन्न किया जाता है, जब किसी वस्तु में किसी भी तरीके से कंपन उत्पन्न होता है, उसके जो कण होते हैं वो किसी तरीके से कंपन की स्थिति में आ जाते हैं, तब वहां ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि की प्रकृति कैसी होती है, तो ये अनुदैर्ध्य प्रकृति रखती है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि ध्वनि की प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय, जो भी, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि ध्वनि जो है वो अनुदैर्ध्य प्रकृति रखती है। अनुदैर्ध्य। अच्छा, अनुदैर्ध्य हो गया तो कभी ये भी पूछ सकते हैं कि ध्वनि किस रूप में चलती है। तो अनुदैर्ध्य किस तरंग किस रूप में चलती थी? अनुदैर्ध्य तरंग चलती थी संपीड़न और विरलन के रूप में। तो ध्वनि तरंगे भी आपकी संपीड़न व विरलन। अच्छा, संपीड़न और विरलन को इंग्लिश में कहते हैं कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो इंग्लिश वाले बच्चे भी पूरा तो इंग्लिश में नहीं बता सकते, पर जहां जहां डाउट होगा वहां मैं खुद बता दे रहा हूं। अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप उसको जरूर पूछिएगा। ओके, चलिए। तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं और किस रूप में चलती हैं? संपीड़न और विरलन के रूप में। और ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? ध्वनि किसी भी वस्तु के वाइब्रेशन यानी कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक, अब बात कर लेते हैं तरंग दैर्ध्य की। तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है। अगर अनुप्रस्थ तरंगों की बात करेंगे तो हम कहेंगे दो क्रमागत श्रृंग अथवा दो क्रमागत गर्त के बीच दूरी तरंगदैर्ध्य कहलाती है। तरंगदैर्ध्य को दिखाते हैं लैम्डा से। तरंगदैर्ध्य को किससे दिखाते हैं भाई?
तरंगदैर्ध्य को दिखाते हैं लैम्डा से। और अगर अनुदैर्ध्य तरंग की बात करते हैं यानी ध्वनि तरंग की बात करते हैं तो हम कहेंगे दो क्रमागत संपीड़न अथवा दो क्रमागत विरलन के बीच दूरी। ठीक है, तो आप यहां से ध्यान रख सकते हैं। अब मैं इस पे एक क्वेश्चन बताता हूं, वो क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप उसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है किसी ध्वनि तरंग में संपीड़न और क्रमागत विरलन के बीच दूरी 2 मीटर है। तरंगदैर्ध्य होगा। अब क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन में क्रमागत शब्द भी यूज किया है, संपीड़न और विरलन भी यूज किया है, पर उसने दो क्रमागत संपीड़न या दो क्रमागत विरलन की बात नहीं किया। उसने कहा कि संपीड़न और क्रमागत विरलन, इसका मतलब कि संपीड़न के जस्ट बाद आने वाला विरलन, कंप्रेशन के जस्ट बाद आने वाला जो है वो रेयरफैक्शन, उसके बीच की दूरी दी है। तो सपोज करिए ये हिस्सा कंप्रेशन है और ये हिस्सा रेयरफैक्शन है और फिर कंप्रेशन होगा, फिर ये विरलन, फिर क्रमागत, ऐसा। तो इसने कहा है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी है 2 मीटर, लेकिन हमारा जो फॉर्मूला अरे डेफिनेशन उस हिसाब से इतना दूरी जो होता है वो कहलाता है वेवलेंथ, क्योंकि दो क्रमागत संपीड़न अथवा ये भी कह सकते हैं कि दो क्रमागत विरलन, पर ये तो संपीड़न और विरलन के बीच का दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है अगर एक संपीड़न से एक विरलन के बीच की दूरी 2 है तो इस विरलन से इस संपीड़न के बीच की भी दूरी कितनी होगी, 2 होगी। तो ये आपका हो गया 4, वेवलेंथ कितना हो जाएगा 4 मीटर। हमेशा ध्यान रखिएगा संपीड़न और क्रमागत विरलन की बात करेगा तो वो हमेशा वेवलेंथ का आधा बात कर रहा है। ठीक है, ओके, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब बात कर लें आवृत्ति एवं आयाम की। तो आवृत्ति को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी और आयाम को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 सेकेंड में कंपनों की संख्या, 1 सेकेंड में कंपनों की संख्या को बोलते हैं आवृत्ति। मतलब कि 1 सेकेंड में कोई जो तरंग है वो कितनी बार अपना साइकिल पूरा कर ले रही है, कितना बार अपना चक्र पूरा कर ले रही है। जैसे सपोज करिए कि मान लीजिए एक तरंग चल रही है इस तरह से, यहां तक। अब ये तरंग देखिए कि मान लीजिए 1 सेकेंड में इतना दूर तय की, तो पता चला कि कितने साइकिल इसने कंप्लीट किए, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल, 5, 6 और 7। तो 7 कंपन हुआ है या 7 साइकिल या 7 चक्र पूरा हुआ है।
तो इस तरंग की आवृत्ति 7 हर्ट्ज हो जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन यहां से भी बना है कि आवृत्ति का मात्रक होता है, आवृत्ति का मात्रक होता है, तो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, और हर्ट्ज या इसी को कभी कभी इसको बोल सकते हैं सेकेंड इनवर्स। ठीक है, सेकेंड इनवर्स, क्योंकि जो आवृत्ति पहले, अच्छा चलिए इसको पहले अभी बात करते हैं, अभी कई बातें करनी है, तो फिलहाल आयाम की बात कर लेते हैं। आयाम, अब आयाम क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए कोई तरंग इस तरह से मोशन में है, तो ये इसका मध्य बिंदु हो गया, ये लाइन जो है इसका माध्य बिंदु हो गया, और माध्य बिंदु से अधिकतम विस्थापन जो है, अधिकतम विस्थापन किसी भी ओर, ये इसका आयाम कहलाता है। स्मॉल ए से दिखाते हैं आयाम। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये लोलक है, ये गति करी, तो ये यहां भी जाता है, यहां भी जाता है, और इस पॉइंट के बाद जाके नहीं जाता है, तो ये इसका अधिकतम विस्थापन हो गया। इसी अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कंपन करने वाली वस्तु अपनी माध्य स्थिति से जितना अधिकतम किसी भी ओर विस्थापन कर सकती है, वो उसका आयाम कहलाता है। ठीक है, आयाम मतलब अधिकतम विस्थापन। क्लियर है? अब हम बात करेंगे दो अन्य फार्मूलों की। पहला फार्मूला जो आज हम पढ़ रहे हैं, उस फार्मूला का शीर्षक है आवृत्ति एवं आवर्तकाल में संबंध। आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध होता है? तो आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध होता है इसका, जहां n क्या है, आवृत्ति है, और t क्या है, आवर्तकाल। n हो गई आवृत्ति और t क्या हो गया, आवर्तकाल। तब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आवर्तकाल क्या होता है। तो देखिए, मान लीजिए ये एक चक्र पूरा हुआ, तो एक चक्र पूरा करने में जो समय लगता है, एक चक्र पूरा करने के लिए जो समय लगता है, यहाँ इसको मान लीजिए लैम्डा से दिखा दे रहे हैं, और ये होगी ये हो गया आपका क्या, क्योंकि तरंग दैर्ध्य। ठीक है, और एक चक्र पूरा करने में जो समय लगेगा उसे बोलते हैं आवर्तकाल। ठीक है, आवृत्ति 1 सेकेंड में तय किए गए चक्रों की संख्या, और एक चक्र पूरा करने में जितना समय लगेगा उसे कहेंगे आवर्तकाल। ठीक है, अब जो दूसरा फार्मूला है आज का, वो है आवृत्ति तरंगचाल, आवृत्ति तरंगचाल एवं तरंगदैर्ध्य में संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। तो v इक्वल टू n लैम्डा। v क्या है, तरंग की चाल है, वेव वेलोसिटी, n जो है वो फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, यानी तरंगदैर्ध्य है। इसको ध्यान रखिएगा, इस पे न्यूमेरिकल जरूर बनता है। ठीक है, चलिए तो एक न्यूमेरिकल हम करा ही देते हैं इस पे। एक तरंग 2 सेकेंड में 10 कंपन पूरा करती है। यदि तरंग 10 सेकेंड में 20 मीटर दूरी तय करे
तब तरंगदैर्घ्य होगा। मान लीजिए यही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में आपको कंपन दिया हुआ है, कंपन पूरा करना दिया हुआ है, 10 कंपन दिया है, लेकिन 1 सेकेंड में नहीं, 2 सेकेंड में। और आवृत्ति तो होती है कि 1 सेकेंड में तय की गई कंपनों की संख्या। तो अगर 2 सेकेंड में 10 कंपन तो 1 सेकेंड में कितना, 5 कंपन। और 1 सेकेंड में कंपनों की जो संख्या होती है वही तो आवृत्ति होती है, तो 5 हर्ट्ज आवृत्ति होगी। अब तरंग की चाल निकालनी है, तो तरंग की चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी हो गई 20, समय हो गया 10, यानी हो गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, अब हो गया फॉर्मूला v इक्वल टू एन लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया भाई, v अपॉन में n। v हो गया 2 और n हो गया 5, तो 0.4 मीटर जो है वो आपका तरंगदैर्घ्य हो जाएगा। ओके, क्लियर है? ठीक है। अब जो अगला टॉपिक है हम लोग का वो है ध्वनि संचरण। तो देखते हैं। तो जैसा आपको पता है कि ध्वनि जो है एक यांत्रिक तरंग है और इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो अब माध्यम तो तीनों हो सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो ध्वनि का संचरण सबसे अधिक ठोसों में होता है। ठोसों में ध्वनि सबसे तेज चलती है, उसके बाद द्रव में और फिर गैस में। इससे पता यह चला कि ध्वनि जितना माध्यम का घनत्व जितना ज्यादा रहेगा, जितने माध्यम के कण पास पास रहेंगे उतनी तेजी से गति करेगा। तो ध्वनि, अच्छा ये तो क्लियर हो गया कि ठोसों में सबसे तेज, फिर द्रव में और फिर गैस में। तो क्वेश्चन ये बनता है कि ठोसों में सबसे तेज किस में गति करती है? तो ठोसों में भी सबसे तेजी से गति करती है एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम, फिर स्टील और फिर आपका लोहा। तो ध्यान रखिएगा। और फिर द्रव और सबसे कम गैसों में। ठीक है, ध्वनि संचरण हो गया। अब बात कर लेते हैं परावर्तन की। ध्वनि में परावर्तन, तो जिस तरह से प्रकाश में परावर्तन की घटना होती है उसी तरह से ध्वनि में भी परावर्तन की घटना होती है। जैसे मान लीजिए कि ये एक कार्डबोर्ड है या एक किसी तरीके का दीवार है और यहां से एक श्रोता है और एक सोर्स है। सोर्स मतलब जो ध्वनि उत्पन्न करा रहा है, और एक है ऑब्जर्वर, श्रोता। इसने चिल्लाया अगर इस तरह से तो ये इसे सुनाई दे देगा, और यहां जितने का एंगल बना रहेगा उतना ही एंगल इधर भी बनेगा। तो ध्वनि में भी परावर्तन का गुण होता है जिस तरह से प्रकाश में होता है। और ध्वनि में परावर्तन के जो 2 गुण है मैं आपको बता देता हूं। अब ध्यान रखिएगा कि उत्पन्न तरंग, यानी इसको हम कह सकते हैं अगर आपतित तरंग कहें तो आपतित तरंग, परावर्तित तरंग और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसमें भी ये गुण होता है। यही वजह है कि अगर हम चिल्लाते हैं तो अगर जिस एंगल पर बोलते हैं उसी एंगल पर अगर दूसरे कमरे में कोई है और जहां से ध्वनि जा सकती है तो वहां पर जाती है। और अगर कमरे के बीच में दीवार है या ऐसा कोई अवरोध है तो उस कमरे में उतनी स्पीड से न जाके जो हमारा ही कमरा है उसी में ये चीज गूंजता रहता है, क्योंकि ध्वनि परावर्तन नहीं हो पाई। और परावर्तन भी हुई तो सामने की दीवार से टकराकर हमारे ही पास वापस लौट आई। ठीक है, चलिए अब आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक।
प्रतिध्वनि यानी इको। तो ध्वनि का किसी परावर्तक तल से टकराकर वापस लौटकर आने की घटना को प्रतिध्वनि कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, ध्वनि स्रोत द्वारा उत्पन्न ध्वनि का किसी परावर्तक तल से टकराकर वापस उसी सोर्स के पास लौट आने की घटना को बोलते हैं प्रतिध्वनि यानी इको। और इको के लिए जो विशेष कंडीशन है वो ये ध्यान रखिएगा कि स्रोत व परावर्तक तल के मध्य कम से कम 17.2 मीटर की दूरी होनी चाहिए। एक कंडीशन ये हो गया। और दूसरा कंडीशन जो है स्रोत द्वारा उत्पन्न ध्वनि व परावर्तित ध्वनि के मध्य समयांतराल 0.1 सेकेंड का होना चाहिए। कम से कम इतना होना चाहिए, मतलब अधिक हो सकता है लेकिन कम से कम इतना ही होगा, तब आपको वो ध्वनि बाद में सुनाई देगी, मतलब आपको सुनाई वापस देगी। अदरवाइज जैसे हम लोग कमरे में हैं तो बोलते हैं तो हमें अपना आवाज गूंजता नहीं है, दोबारा नहीं सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि दूरी 17 मीटर से कम है। लेकिन अगर आप किसी हॉल में चले जाइए, किसी पहाड़ की चोटी पर चले जाइए, किसी बड़े हिल स्टेशन पर चले जाइए, वहां आप चलाइए तो आपको अपना प्रतिध्वनि सुनाई देगा। ओके, तो ये दोनों कंडीशन आप ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं अनुरणन की। अनुरणन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्बरेशन। अनुरणन क्या होता है? जैसे आप किसी बिग कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में बैठे हो, ठीक है, जहां कोई समारोह हो रहा है, आप वहां बैठे हो और वहां पर क्या होता है कि कोई माइक में कुछ बोलता है तो वो आवाज गूंजती है, वो आवाज गूंजती है। इसको बोलते हैं अनुरणन या रिवर्बरेशन। आप सिनेमा हॉल में बैठिए, कोई भी पर्दे पर जो भी हीरो या विलेन जो भी बोलता है वो चीजें गूंजती है पूरे कमरे में। तो वो किसकी वजह से पॉसिबल है? अनुरणन की वजह से। अनुरणन कैसे होता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी ध्वनि का बहुल परावर्तन, हर एक पॉइंट से उसका परावर्तन होता है, तो इसको बोलते हैं रिवर्बरेशन। इसको हम लोग बोले तो ऐसे समझ सकते हैं, बहुल परावर्तन। एक बार परावर्तन होगा तो वो आपका होगा प्रतिध्वनि, जिसका ये कंडीशन पढ़ा गया है। और कई बार परावर्तन हो रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वो आपका रिवर्बरेशन में आएगा, यानी अनुरणन में आएगा। ओके, अब बात करते हैं श्रव्यता का परिसर। चलिए श्रव्यता का परिसर पढ़ने से पहले सुनार पढ़ लेते हैं, यानी श्रव्यता का परिसर ही पहले पढ़ते हैं। श्रव्यता का परिसर, रेंज ऑफ हियरिंग। तो 0 से 20 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव। ठीक है, इंफ्रासोनिक, ये हमें सुनाई नहीं देता है और ये तब उत्पन्न होती है जब कोई बहुत बड़ा पिंड कंपन करता है। यानी कि अगर पृथ्वी में कंपन हो रहा है या भूकंप आ रहा है, उस समय जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो आपकी इंफ्रासोनिक होती हैं या इंफ्रासोनिक होती हैं। अगर इसका हिंदी में भी मैं बताता हूं, वहीं अगर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है तो ये जो है वो श्रव्य तरंगे यानी ऑडिबल
ऑडिबल साउंड, श्रव्य तरंगे। इसको बोलते हैं अवश्रव्य, अवश्रव्य तरंगे। और ये हम सब लोग सुन सकते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं वो 20 हर्ट्ज से 25,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। कुछ छोटे जानवर, कुत्ते बिल्लियां जो होते हैं वो भी लगभग 25,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। और इसके बाद 20,000 हर्ट्ज से अधिक का जो रहेगा उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक वेव, यानी पराश्रव्य तरंगे। तो जो है आपका इसका समझ गए, ये जब बहुत बड़ा पिंड जैसे पृथ्वी वगैरह में कंपन होगा तो उस समय ये साउंड निकलती है, हम सब बोलते हैं, सुनते हैं, उस समय ये साउंड निकलती है। और जब कोई बहुत छोटे कण जो है वो अपना कंपन करते हैं तो वहां पर जो है वो पराश्रव्य तरंगे निकलती हैं। पराश्रव्य तरंगों के द्वारा ही चमगादड़ और ये डाल्फिन मछलियां जो होती हैं वो अपने जो है भोजन को प्राप्त करती हैं पराश्रव्य तरंगों द्वारा। मैं बोल रहा हूं, आप सुनिएगा। पराश्रव्य तरंगों के द्वारा पेट में या शरीर के किसी हिस्से में ट्यूमर की जांच करते हैं। पराश्रव्य तरंगों के द्वारा गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग की जांच की जा सकती है। आपके पेट संबंधी कोई किसी प्रॉब्लम में इसी का यूज करते हैं। जो टेढ़े मेढ़े औजार जिसमें हाथ पहुंच पाना मुश्किल है उसमें पराश्रव्य तरंगों के द्वारा जो है उसकी सफाई की जा सकती है। बड़े बड़े ब्रिज, जो बड़े बड़े लोहे के टुकड़े होते हैं वो अंदर से क्रैक हैं कि सही हैं, इसकी जांच करने के लिए भी पराश्रव्य तरंगों का ही उपयोग किया जाता है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है भाई। क्लियर है? नहीं अगर क्लियर होगा तो एक बार पीछे जाके फिर धीरे धीरे करके इस चीज को सुन लीजिएगा, पर इतना ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं सोनार की। सोनार, सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग करते हैं समुद्र की गहराई नापने में, या समुद्र के अंदर कोई संकीर्ण शिप है यानी डूबा हुआ जहाज है उसकी पता करने में, समुद्र के अंदर कोई चट्टान है इन सब का, या दुश्मन के सबमरीन का। ध्यान सुनिएगा, समुद्र की गहराई नापने में, कोई डूबा हुआ जहाज है उसकी स्थिति का पता लगाने में, या समुद्र के अंदर की चट्टानें पता करने में, या समुद्र की गहराई में कोई चीज छुपी हुई है, या किसी दुश्मन का सबमरीन है, इन सब में सोनार का यूज किया जाता है। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए ये आपकी बोट है, ये आपकी बोट है, यहां पर एक ट्रांसमीटर होता है, और मान लीजिए कि यहां पर कोई डूबा हुआ जहाज है या मलबा है ऐसा कुछ, तो यहां से ये जो है एक अल्ट्रासोनिक वेव भेजते हैं, और यहां पर रिसीवर लगा रहता है जो ये इसको रिसीव कर लेता है। इस दौरान अगर अल्ट्रासाउंड की वेलोसिटी हमें पता है, अल्ट्रासाउंड की वेलोसिटी हमें पता है और टाइम पता चल गया, तो v इक्वल टू क्या होता है? s इंटू टी। तो s इक्वल टू, अच्छा s जो है वो यहां पर दो बार हो गया। एक बार तो s गहराई तक ये वेव गया और वापस वेव आया भी है, तो यहां हम कह सकते हैं 2s। तो 2s इक्वल टू हो गया v इंटू टी, और s इक्वल टू हो गया v इंटू टी बाई 2। बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, इसका आप ध्यान रखिएगा। बोल दिया कि पराध्वनि तरंगों की चाल v है और
समुद्र की गहराई से वापस रिसीवर तक आने में समय जो भी दे दिया, मान लीजिए टी दिया हुआ है, तो गहराई पूछा तो अक्सर क्या होता है, लोग दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल दे दिया, समय दे दिया, गुणा करके बता देते हैं, लेकिन उसमें तो 2 बार है ना, एक बार नीचे गया और एक बार ऊपर आया। तो इस दौरान आप ध्यान रखिएगा कि यहां पर आपको फॉर्मूला ये यूज करना है, ठीक है। तो ये है सोनार का पर्पस, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ध्वनि जो टॉपिक है वो समाप्त हुई। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी, और ये एक थियोरेटिकल, और जितनी थियोरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के स्तर से, उस सारे क्वेश्चन को या तो मैंने बताया या तो उसको करने का तरीका बताया। तो दोस्तों आप लोगों का इस तरह से पढ़ते रहिए और लाइक वाइक भी करते रहिए ताकि हौसला बना रहे।